जय हिंद। आज हम बात करेंगे तत्कालिक मुद्दों के बारे में। क्या हमारे भी देश के हालात ऐसे ही हो सकते हैं जैसा अभी आपने वीडियो में देखा? क्या कारण होते हैं ऐसे हालात उत्पन्न होने के देश में, आज उसके बारे में जानेंगे। तो हम बात करते हैं आज नेपाल की। आंदोलन तो बहुत हुए, पर देश में तख्ता पलट कर दे ऐसे आंदोलन बहुत कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन हमने देखा अपने देश में, बिहार में जेपी का आंदोलन देखा। आज ही उस तरह से एक और आंदोलन देखने को मिला, और ये आंदोलन नेपाल का आंदोलन था जो तख्ता पलट करने वाला आंदोलन था और काफी आक्रामककारी आंदोलन था। इस आंदोलन का नाम जेन जेड रखा गया। ये आंदोलन क्या था, इसको जानने से पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू को आंदोलनकारियों ने घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। पूर्व पत्नी के, नेपाल के पूर्व पीएम के पत्नी को जिंदा जला दिया। ये घटना बड़ा ही डेंजरस और आखिर ये नेपाल में ऐसा माहौल उत्पन्न क्यों हुआ, इसका होने का क्या कारण है? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि नेपाल में जो है सोशल मीडिया पर जेन पर बैन लगा दिया गया, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जिससे हमारे नेपाल के देश के युवा क्या हो गए, काफी तरह से उग्र हो गए। और यहाँ पर आंदोलनकारियों ने बहुत बुरी तरह से राज्य के सभी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। संसद भवन जला दिए गए, वहां के पुलिस चौकियां जला दी गई। इतना उग्र क्यों हो गया आंदोलन? तो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे किसके लिए? जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया था उसको चलाने के लिए। आखिर सोशल मीडिया पर क्यों बैन लगाया था, इसका मुख्य कारण क्या था, वो भी हम जानेंगे। और इसका मुख्य कारण है सिर्फ वहां का भ्रष्टाचार। वहां इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पनप गया है नेपाल में, और भ्रष्टाचार ये अस्थिर शासन व्यवस्था के कारण हुआ। वहां पे लगभग 4 साल में 3 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। 4 साल में 3 प्रधानमंत्री। 2021 का प्रधानमंत्री, जुलाई 2021 में बने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जिन्होंने 54,600 करोड़ का घोटाला किया। उस घोटाले का नाम था गिरिबंध भूमि स्वेप घोटाला, उन्होंने किया था। दूसरा प्रधानमंत्री दिसंबर में बने, 2022 में बने पहला प्रचंड प्रधानमंत्री, इन्होंने लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला किया। इनका घोटाला ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला था। 2024 के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2024 के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने भी बहुत बड़ा घोटाला किया। इस घोटाला का नाम है कोऑपरेटिव घोटाला। इन सभी घोटालों के चलते हमारे नेपाल के जितने भी युवा हैं आक्रोशित हुए। नेपाल की जनता भुखमरी से, बेरोजगारी से, हर एक चीज से परेशान है, कई सालों से परेशान है। लगभग 12 वर्षों से नेपाल की जनता भयंकर परेशान ग्रसित चल रही है। भुखमरी व्यवस्था है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे देश इंडिया में आके वो रोजगार करते हैं, उनको रोजगार वहां पे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसका मुख्य कारण था कि वहां के नेताओं के जो बच्चे हैं वो शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरीज कारों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े विदेशों में घूम रहे हैं, देशों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महलों बिल्डिंगों में रह रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पे ये क्लिप वायरल हो गया कि वो शानो शौकत लग्जरी जीवन जी रहे हैं।
और नेपाल की जनता जो है वो तराही में डूबी हुई है, परेशानी में डूबी हुई है, बेरोजगारी में डूबी हुई है, भुखमरी में डूबी हुई है। और ये सोशल मीडिया पे उनका आने के कारण नेपाल के हर एक जनता के आप देख सकते हैं वो नेताओं के बच्चों को, जिसको हम लोग नेपो बेबी किड्स वहां पे नाम दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे तरह तरह के पोस्ट डाले, ऐसे लग्जरी बुगाटी, लैम्बोर्गिनी ये सब गाड़ी का पोस्ट डाले, लग्जरीज चीजों का पोस्ट डाले। नेपाल के जो मंत्री के पुत्र हैं, बेटा लोग हैं, वो लोग लग्जरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन नेपाल की जनता तराही में डूबी हुई है। इस पे उन्होंने आंदोलन किया, तो इन्होंने नेपाल के जो मंत्री लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, सोशल मीडिया को ही बैन करवा दिया ताकि उनके पोस्ट लोगों तक पहुंचे नहीं। इस पे और भी ज्यादा उग्र लोग हो गए जब आंदोलनकारियों ने सामने आकर कहा कि सोशल मीडिया बैन करने से क्या है, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो उसको छिपाओ मत, जनता के सामने आने दो। सोशल मीडिया क्यों बंद किया? सोशल मीडिया बैन करने से लोगों में और अधिक असंतोष फैल गया। हर एक व्यक्ति आज सोशल मीडिया के बिना कोई नहीं रह सकता। सोशल मीडिया जरूरी है। आजकल बच्चे एजुकेशन जो हो रहा है, पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत सारे बच्चों को क्वालिफिकेशन सही ढंग से नहीं मिल पाता, जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाता है, कोई अच्छे समाचार न्यूज नहीं मिल पाते। दूसरा चीज कि इन सबों के लिए उन्होंने आंदोलन किया, तो क्या किया जी, वहां के मंत्रियों ने आदेश दिलवाकर उन पे गोलियां चलवा दी, कई लोगों की जानें चली गई। इनसे उनको लगा कि आंदोलन को दबाया जा सकता है, लेकिन आंदोलन दबा नहीं, और अधिक आंदोलन उग्र हो गया, भड़काऊ हो गया। इस पे वहां के जनता ने बदला लेने की ठान ली और सारे लोग घर से बाहर निकल गए। और इतना अधिक बदहाली हो गया उस देश में, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। नेता वहां के चोर निकले, सारे कई कई करोड़ का उन्होंने घोटाला करके रखा है वहां के नेपाल के नेताओं ने। अभी आपको विवरण भी दे दिया गया उसका। इन विवरणों से आपको पता चल रहा है कि उस नेपाल के देश के हालात क्या है। आज जब से ये जो नया पीएम आया, इसका रुख ज्यादातर किधर हुआ है, चीन के तरफ। तो नेपाल की स्थिति होने के कारण मतलब बाहरी देशों का हस्तक्षेप भी है। भारत से अच्छे संबंध थे नेपाल के, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री केपी शर्मा 2024 से बने हैं, तो इनसे नेपाल के चीन से इनका ज्यादा रुख हो गया, चीन की तरफ इनका ज्यादा झुकाव हो गया और भारत के रिश्तों में मनमुटाव आया। भारत के रिश्तों में मनमुटाव आने का कारण ये अपने मानचित्र, भारत का लीपू लेव दर्रे को उसने नेपाल के मानचित्र में दिखा दिया, जिससे भारत से अधिक मनमुटाव हो गया। दूसरा चीज की इन सब मनमुटाव का कारण होता है कि नेपाल, चीन उनके देश में अपनी पूरी तरह से प्रदर्शिता दर्शा रहा है। यानी अगर कहा जाता है ना कि अगर दो लोगों के बीच में तीसरा टांगर आता है तो घर फूट जाता है, वही नेपाल के आज हालात हो गए हैं। तो नेपाल उसमें हस्तक्षेप किया है और ये सबसे बड़ी बुरी बात है हमारे देश भारत के लिए। इनके साथ अगर नेपाल जा रहा है तो हमारे भारत के लिए खतरा है। आखिर ये क्या कारण है? फिर भारत की कुछ रणनीति जो है, विदेश मंत्री के सही निर्णय नहीं लेने के कारण हमारा श्रीलंका से भी रिश्ता मनमुटाव हो गया। नेपाल से अच्छे रिश्ते थे, नेपाल की गुरखा रेजिमेंट हमारे सैनिक में काम भी करती है, जो जान देने के लिए तैयार रहती है। आखिर क्यों मनमुटाव होने के कारण? तो चीन इनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है, आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। और चीन का मदद करने का मतलब, कोई भी देश फ्री में किसी का मदद नहीं करता है, उसको समझ लो कि अपने अंडर में रखना। अगर किसी का मदद किया है, उसकी रुपया पैसे तो उसके गुलामी का, अगर जो चीन कहेगा उस तरह से ये करेगा। वही हालात हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका का पैसों इससे का मदद देकर, रुपयों को मदद देकर उसके कर्जे को पूरा भर के चीन ने उसको अपने ओर खींच लिया। ये भारत के लिए बड़ी दुख की बात है। और ये दुख होने का कारण भी है कि भारत की भी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के मीडिया ही, भारत की मीडिया ही सबसे बड़ा भारत को विनाशकारी कारणों पे ले जाएगी। हमारे देश में भी ऐसे आंदोलन हो सकते हैं और यह आंदोलन होगा तो सिर्फ मीडिया के लिए आंदोलन होगा। मीडिया ही हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। मीडिया का काम होता है सही पक्षों को रखना, सही चीजों को दिखाना,
सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार की अच्छाइयों को उजागर करना। मीडिया का काम ये होता है। मीडिया का काम पक्षपात नहीं होना होता है। हमारे देश के मीडिया आज विश्व के मीडिया में देखो सबसे निचले पायदान पे। हमारे देश की मीडिया को झूठी मीडिया के नाम से संबोधित किया गया है। आपको नया नाम हमारे देश की मीडिया को गोदी मीडिया दिया गया। यही मीडिया हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। और यहाँ के नेताओं, जल्द ही ऐसा माहौल आ सकता है हमारे देश में भी, ताकि ऐसे आंदोलन हो जाए। इसलिए संभल जाओ मीडिया, ये आंदोलन से बचा लो, हमारे देश को बचा लो। अगर ये ऐसा रुख हुआ तो भयंकर आप भारत में भी ऐसी घटनाएं हो सके, क्योंकि पड़ोसी कई देशों में भुखमरी, बेरोजगारी, इसके कारण संसद भवन को जलाया जाना, फूंका जाना, समझ में आ रहा। हालांकि ये जो नेपाल के जनता का जो निर्णय था ये गलत था। उन्होंने संसद भवन को जला दिया, उन्होंने कई सारे इमारतों को जला दिया, जिससे वहां के अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। नई पीएम बनी है नेपाल की, जो चीफ जस्टिस भी रही है। सुशिल्प कार्की नेपाल की नई पीएम बनी है, जो चीफ जस्टिस भी रही है। इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो कुछ क्षण के लिए आपातकालीन स्थिति में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हो, इसको बचाना चाहते हो अपने देश को, तो हमारे देश के मीडिया को सही रास्ते पे आना होगा और इसके लिए आप सभी को एकजुट होना होगा, ताकि मीडिया को सही ठिकाने दिखाया जा सके। ओके, जय हिंद।